सो हेलो SBWB गैंग सीनियर्स स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं वन शॉट में, जिसका नाम है केमिस्ट्री ट्वेल्थ HSC बोर्ड्स का चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर होगा हमारे बोर्ड्स के हिसाब से भी और एट द सेम वे हमारे CET के हिसाब से भी। तो स्टूडेंट्स, सिट बैक एंड रिलैक्स, और जो मैं चीजें आपको अभी समझाने वाला हूं पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स होंगे स्टूडेंट्स, जिससे कि एक आपको आपका पन का फील आए। एट द सेम वे स्टूडेंट, जो चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं ये पर्टिकुलर वीडियो में, वो आपके CET एट द सेम वे बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। और वीडियो के बीच बीच में मैं बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स आप सभी के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में और CET के एग्जामिनेशन में आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस चैप्टर के। स्टूडेंट्स, अगर मैं CET की बात करूं तो लगभग फिजिकल केमिस्ट्री 18 से 22 मार्क का आता है, अगर मैं 11th और 12th की बात करूं। और अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं तो इस चैप्टर को 6 से 7 मार्क का वेटेज दिया गया है। तो दोनों एंगल से यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझाने से पहले स्टूडेंट्स कुछ बेसिक समझना आपको बहुत ही ज्यादा आवश्यक होने वाला है। तो ध्यान से समझना मैं क्या क्या चीजें यहां पे बता रहा हूं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको बेसिक टर्म्स आने बहुत ज्यादा नेसेसरी है। देखो, सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, जो भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, ध्यान से समझना, जो भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, अभी आप बोलोगे भैया आयोनिक कंपाउंड मतलब क्या? ऐसे कंपाउंड्स जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तब जाके बनता है NaCl। अभी स्टूडेंट्स, होता क्या है, ये जो NaCl अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगा, लेकिन इसी NaCl को मैंने अगर हीट कर दिया और इसको मॉल्टन स्टेज में मैं लेके गया, मॉल्टन स्टेट हम जिसको कहते हैं, मतलब कि लिक्विड स्टेट में लेके गया, उसको पिघलाने के बाद, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। समझ में आया? मीन्स when ionic compound is present in the solid state, वो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास नहीं कर सकता है। लेकिन जब वही आयोनिक कंपाउंड को मैं मॉल्टन स्टेट में डालूंगा, जैसे कि लिक्विड स्टेट में, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। अभी सपोज फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास एक बीकर, ध्यान से समझना इसको। NaCl लिया है मैंने, NaCl को मैंने मॉल्टन कर दिया, मतलब लिक्विड लिख दिया। उस NaCl को मैंने इस पर्टिकुलर बीकर में डाल दिया। ऐसा समझो कि यहां पे पूरा की पूरा स्टूडेंट्स NaCl भरा हुआ है। ठीक है, यहां पे क्या भरा हुआ है? यहां पे पूरा की पूरा NaCl का मॉल्टन स्टेट भरा हुआ है। अभी होगा क्या स्टूडेंट्स, इनको अगर मेरे को Na और Cl को अलग अलग करना है तो मेरे को यहाँ पे एनोड और कैथोड लगाने पड़ेंगे। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, तभी जाके चैप्टर समझेगा। ये होगा स्टूडेंट्स मेरा एनोड, और ये वाले साइड का जो होता है ये होगा कैथोड। ध्यान से समझना, कैथोड पे होगा नेगेटिव चार्ज, एनोड पे होगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं तो आयंस में पॉजिटिव चार्ज होता है कैटायन और नेगेटिव चार्ज होता है एनायन। ठीक है, ये बेसिक चीजें ध्यान में रखना। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कैटायन, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो एनायन। इलेक्ट्रोड्स की अगर मैं बात करूं तो हायर पोटेंशियल या फिर हायर इलेक्ट्रोड जो होगा वो एनोड होगा और लोअर वाला कैथोड होगा। अभी होता क्या है स्टूडेंट्स, Na+Cl अलग अलग है, तो मेरे को बोलो जो प्लस वाला है वो किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास। मतलब कि कैथोड के पास अपना Na+ जाएगा और एनोड के पास क्लोरीन जाएगा। समझ में आया बेसिक चीजें? अभी ये जो Na और Cl है ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, दिस आर द इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड्स को मिला के बनता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबको समझ में आया इधर तक? ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या? जिस आयोनिक कंपाउंड को, जिस मेटेलिक कंपाउंड को हमने मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट करके उसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंतर्गत किया है, वो एनोड और कैथोड क्या होंगे? ये पोटेंशियल्स होंगे। ये पोटेंशियल्स मतलब ये इलेक्ट्रोड्स होंगे। अपने सेल में भी आता है, ड्राई सेल वगैरह में भी होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। क्लियर है इधर तक? ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स कुछ बेसिक जो कि आपको चैप्टर शुरू होने से पहले मालूम होना चाहिए। ओके, अभी स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पे आपको साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है, मेटेलिक कंडक्शन मतलब क्या?
मेटेलिक कंडक्शन मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस में से अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम मेटेलिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन मतलब क्या? द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ब्रॉट अबाउट द फ्लो ऑफ आयंस, मतलब आयंस के वजह से उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर करंट हमने लाया और उस करंट के वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लो हुए, मतलब जैसे Na और Cl ये क्या हुए, फ्लो हो रहे थे इधर उधर, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अभी हमको समझना है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है। सबसे पहले द कंडीशन या फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ब्रॉट अबाउट द फ्लो ऑफ, जो भी है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्शन। मतलब कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन मतलब क्या? किसी भी सब्सटेंस में हम जब इलेक्ट्रोलिटिक या फिर इलेक्ट्रिक करंट लाते हैं आयंस के फ्लो के मदद से, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हम समझ के लेंगे। सबसे पहले ध्यान से समझना, दिस सब्सटेंस विच आर डिसोसिएशन प्रोड्यूसेस आयंस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स आपको अभी, NaCl इसको मैंने डिसोसिएट कर दिया। डिसोसिएट का अर्थ होता है मैंने इसको मेल्ट कर दिया या फिर मिला दिया, मिक्स कर दिया, मिसिबल कर दिया, तो वो आयंस में फॉर्म हो जाएंगे Na+Cl- में। समझ में आया? तो ये जो होंगे दिस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में अभी मैं आऊंगा, बट ये आपको समझना अनिवार्य है। अभी आप बोलोगे भैया इलेक्ट्रोलाइट्स के कितने टाइप्स? देखो इलेक्ट्रोलाइट्स के दो टाइप्स होते हैं, पहला होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा जो होगा दैट विल बी द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करेंगे? जो ज्यादा आयंस देंगे मेल्ट होने के बाद या फिर डिसोसिएट होने के बाद, जो ज्यादा आयंस देंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो डिसोसिएट होने के बाद आयंस जो होंगे वो कम मात्रा में देंगे, वो हो जाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। परफेक्ट, इधर तक समझ गए हो? अभी स्टूडेंट्स कंडक्टिविटी आ ही गया है तो हमको एक पर्टिकुलर लॉ समझना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जिसका नाम है ओहम्स लॉ। ठीक है, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? ओहम्स लॉ। प्लीज अच्छे से समझना, यहाँ पे सभी चीजें एकदम 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 डिटेल में मैं बताऊंगा। ओहम्स लॉ कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ओहम्स लॉ। ठीक है, ओहम्स लॉ ने क्या कहा था, ध्यान से समझना। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो इधर मैं लिख के दे रहा हूं, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो पता है वोल्ट हम जिसको कहते हैं, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट को। ठीक है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट को ओहम्स लॉ के अनुसार। जैसे ही भैया ने प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकाली वहां पे आ जाएगा स्टूडेंट्स R। R इज द रेजिस्टेंस। R क्या है स्टूडेंट्स? R इज द रेजिस्टेंस। सबको समझ में आया? ठीक है, Therefore, अगर मेरे को R की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा? V/I। वो V को किस में गिनते हैं स्टूडेंट्स? वोल्ट। करंट को किस में गिनते हैं स्टूडेंट्स? एम्पियर। तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर होता है स्टूडेंट्स 1 ओहम। किसको किसको समझा? चैट्स में लिखो, सिंपल है। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस के बारे में। अभी स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस R मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? R इज नथिंग बट इट इज द रेजिस्टेंस। R मतलब ही होता है रेजिस्टेंस। अभी स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस को ही लेके एक और एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, जिसको हम G से दिखाते हैं। कंडक्टेंस ये कहता है कि वो है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस हम उसको कहते हैं, मतलब 1/R, ये होता है कंडक्टेंस। अभी स्टूडेंट्स हम सभी को पता है R को हमने क्या लिखा था यहाँ पे? V/I। तो देखो R के जगह पे V/I कर देंगे, ये I ऊपर चले जाएगा, इसलिए कंडक्टेंस का और एक फॉर्मूला बनेगा विच इज I/V। और अगर I/V आ गया, 1/R है स्टूडेंट्स, मेरे को बोलो 1/R। ठीक है, मतलब देखो कंडक्टेंस क्या है? 1/R। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है? ओहम। तो 1/ओहम कितना हो गया? ओहम इनवर्स। और इसको ही हम कहते हैं सीमेंस। इसको हम क्या कहते हैं? सीमेंस कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी स्टूडेंट्स और एक कंसेप्ट है जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये चीजें आपको मालूम होना बहुत अनिवार्य है, इसलिए मैं बता रहा हूं, आपके टेक्स्ट बुक में भी है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन है जो भी रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ को और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया को। अभी देखो रेजिस्टेंस है,
मैंने इज इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो यहां पे आ गया रो। ये जो है इसको बोलते हैं हम रो। ये केमिस्ट्री में देखो ध्यान से समझना, फिजिक्स में रो को हम बोलते हैं अपना रेजिस्टिविटी, और केमिस्ट्री में रो को हम बोलते हैं विच इज डेंसिटी। आप बोलोगे भैया ये तो आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो रो को आप डेंसिटी क्यों नहीं बोल रहे हो? बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चल रहा है तो उसको रो को मेरे को रेजिस्टिविटी बोलना पड़ेगा। सो दिस रो इज रेजिस्टिविटी। परफेक्ट, ठीक है। L अपॉन ए आ गया। अभी इसका यूनिट निकालना है। सपोज मेरे को रो निकालना है तो रो को मैं एक साइड में कर दूंगा, ये जो नीचे का ए है ये आर के पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा। L जो होगा वो ऊपर था तो नीचे आ जाएगा। रेजिस्टेंस को किस में गिनते हैं, ओहम में। एरिया को किस में गिनते हैं, मीटर स्क्वायर में। और लेंथ को किस में गिनते हैं, मीटर में। मीटर और मीटर स्क्वायर कट हो गया, देयरफॉर रेजिस्टिविटी क्या आया, ओहम मीटर। ये हो गया स्टूडेंट्स एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओहम मीटर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, विच इज 1 ओहम। कंडक्टेंस, ओहम इनवर्स। अभी स्टूडेंट जैसे रेजिस्टिविटी है वैसे ही है कंडक्टिविटी, ठीक है, वैसे ही क्या है, कंडक्टिविटी। ये देखो ना, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, सेम वही होगा। कंडक्टिविटी क्या होगा, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है, इनवर्स होता है। तो दैट विल बी 1 अपॉन ओहम माइनस मीटर। तो ये सीईटी में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कंडक्टिविटी जो है उसका ऐसा यूनिट क्या है, तो वो कभी कभी सीमेंस पर मीटर आ सकता है या फिर ओहम पर मीटर, सॉरी ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स आ सकता है। ठीक है, ये दोनों यूनिट्स कंडक्टिविटी के हैं। चलो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। परफेक्ट, ठीक है, यहां तक पूरा बता दिया है। देखो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने कुछ हैंड रिटन में पूरे के पूरे यूनिट्स भी लिख के दे दिए जो जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद स्टूडेंट्स आएगा मोलार कंडक्टिविटी। यहां तक समझ गए सबको एकदम अच्छे से, मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी का सिंबल कुछ ऐसा है, ठीक है, इसको आप डेल्टा बोलो या फिर ट्रायंगल बोलो, एनीथिंग आपको समझने के लिए चाहिए, ध्यान से समझना। मोलार कंडक्टिविटी जो होता है ध्यान से समझो। मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। मतलब कि ये वाला जो मोलार कंडक्टिविटी है ये इक्वल होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी को। एंड ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी मतलब अपन ने जो अभी देखा ना ये वाला, ठीक है, कंडक्टिविटी, इसको ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। इसको हम के से दिखाते हैं, ठीक है। जैसे देखो रेजिस्टेंस को आर से, कंडक्टेंस को जी से, रेजिस्टिविटी को रो से, उसी प्रकार से कंडक्टिविटी को के से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलने का। सो मोलार कंडक्टिविटी, ये मोलार कंडक्टिविटी का सिंबल है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो अभी मैंने बताया, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। अपॉन क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अभी देखो कंडक्टिविटी का क्या था, कंडक्टिविटी का सिंबल क्या था, सीमेंस पर मीटर। और हमारा कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब। तो मोलार कंडक्टिविटी का सिंबल क्या, मोलार कंडक्टिविटी का जो भी ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, सीमन पर मीटर अपॉन मोल पर डीएम क्यूब। समझ में आया सबको? ये हो गया स्टूडेंट्स फॉर्मूला फॉर मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट्स इसी के रिलेटेड एक आपको न्यूमेरिकल्स आता है कि रिलेशन बताओ, ठीक है, रिलेशन बताओ मोलार कंडक्टिविटी का और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। देखो ये होगा मोलार कंडक्टिविटी, ये होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अब भी मैंने निकाल के दिया आपको, जो होता है रेजिस्टिविटी का इनवर्स। मोलार कंडक्टिविटी अभी निकाला अपन ने, के अपॉन सी। इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, देखो इन दोनों का रिलेशन सादा सिंपल है, बस 1000 बीच में डाल देने का। 1000 रुपए का फायदा होता है बस इन दोनों के बीच में। इन दोनों का रिलेशन बस कितने रुपए पे चलता है, 1000 रुपए पे चलता है। सो मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आएगा 1000 इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। दिस विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन देम। इतना ही रिलेशन है, उसके ऊपर कुछ रिलेशन नहीं है। परफेक्ट, समझ में आ गए? ठीक।
उसके बाद स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान में रखना। जो भी हमारा मोलार कंडक्टिविटी होता है वो स्टैंडर्ड मोलार कंडक्टिविटी माइनस ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखना, सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी का बोर्ड्स में आपको इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी हम आएंगे कोलाराउस लॉ। कोलाराउस लॉ ये एक प्रकार से सबसे चिंदी है। चिंदी मतलब समझता है ना तुमको, एकदम चिंदी। दोनों जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो भी आयंस जो एक दूसरे के साथ माइग्रेट होते हैं, देखो मतलब होगा क्या स्टूडेंट्स, जब भी इन्फिनाइट डाइल्यूशन होगा, इन्फिनाइट डाइल्यूशन का अर्थ ये होता है कि डाइल्यूट होते जा रहा है, मतलब NaCl है उसको डाइल्यूशन में डाल दिया और वो डाइल्यूट होते जा रहा है। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, दो आयंस बनेंगे। NaCl को अगर मैंने कन्वर्ट कर दिया तो Na प्लस Cl। अभी देखो इस NaCl को मैं मोलार कंडक्टिविटी लिख दूंगा, ठीक है, ऐसे करके मोलार कंडक्टिविटी। ओके, यहां पे मैं NaCl लिख दिया सपोज, तो इज इक्वल टू में आएगा डेल्टा Na प्लस लैम्बडा बोलने का इसको, प्लस लैम्बडा Cl माइनस। ये हो गया कोलाराउस लॉ। देखो डेफिनेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी। द लॉ स्टेट्स दैट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन हर एक आयन माइग्रेट होता है इंडिपेंडेंटली उसके को आयन के पास। तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला क्या आएगा स्टूडेंट्स, सिंपल वे में मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इन्फिनाइट डाइल्यूशन में लैम्बडा प्लस Na आएगा और लैम्बडा माइनस Cl। इनका बस प्लस कर देने का सीईटी में क्वेश्चन आएगा इसके बेसिस पे। ठीक है, जब सीईटी के मैं लेक्चर्स ले लूंगा तब मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन इतना ध्यान में रखना। जैसे फॉर एग्जांपल एक आधा एग्जांपल दे देता हूं मैं। CaCl2 का कोलाराउस लॉ के हिसाब से निकालने को बोला, तो कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना। अभी देखो यहाँ पे Ca है, ठीक है, कैल्शियम। कैल्शियम कितने आयंस रिलीज करेगा स्टूडेंट्स, 2 आयंस रिलीज करेगा। क्लोरीन 2 आ गए इसके वजह से, तो ये क्या आ जाएगा CaCl2 इज इक्वल टू Ca के पास ऊपर 2 पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन क्लोरीन मेरे को 2 लग रहे हैं, इसीलिए क्लोरीन 2 ले लिया और यहाँ पे Cl माइनस। समझ में आया? 2 क्यों? क्योंकि क्लोरीन 2 लगे ना। तो अगर सपोज इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है 50 प्लस यहाँ पे 2 और क्लोरीन का वैल्यू दिया है 40, तो आपको बस प्लस करने का 50 प्लस 2 इंटू 40 80 130। ये हो गया CaCl2 का। एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं मैं, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए। ठीक है, परफेक्ट। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए है। ओके, अभी हम स्टूडेंट्स आएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। ठीक है, नाउ व्हाट इज यूजुअली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से दिखाते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ के लेते, मतलब कोई भी सब्सटेंस ये जब डिसोसिएट हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो कितना डिसॉल्व हो रहा है, कितने डिग्री तक डिसॉल्व हो रहा है, पूरा डिसॉल्व हो रहा है, थोड़ा डिसॉल्व हो रहा है, या रुक रुक के डिसॉल्व हो रहा है, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना, अल्फा इज इक्वल्स टू अपना मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन आएगा मोलार कंडक्टिविटी ऑफ स्टैंडर्ड वाले पे। ठीक है, सो ये हो जाएगा अपना विच इज 0 कॉन्सेंट्रेशन पे डेल्टा जी। देखो यहां पे मैं लगे तो लिख के देता हूं, आपको कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में। ठीक है, जो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा नॉट। ध्यान से समझना, यहां पे जो डेल्टा सी है इट इज मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो कम आयंस देते हैं डिसोसिएट होने के बाद, और डेल्टा 0 जो होता है वो होगा मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन, मतलब 0 कॉन्सेंट्रेशन पे। इसके वैल्यूज आपको आ जाएंगे डायरेक्टली, सीईटी में डायरेक्टली सॉल्व कर देना, सीईटी में आएगा तो 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। परफेक्ट, ठीक है। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स कंडक्टिविटी सेल पे। ठीक है, कंडक्टिविटी सेल वही है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। ठीक है, क्या था, K इक्वल्स टू L अपॉन RA, बरोबर ना। अरे देखो ना, रेजिस्टिविटी क्या था, व्हाट वाज द रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या था, विच इज RA अपॉन L।
तो कंडक्टिविटी क्या है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, तो 1 अपॉन आर ए अपॉन एल, एल ऊपर जाएगा तो कंडक्टिविटी क्या आएगा, एल अपॉन आर ए, बरोबर क्या नहीं। तो देखो यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है, ठीक है। बस कंडक्टिविटी सेल में क्या क्या होते हैं वो ध्यान में रख लेना। ग्लास ट्यूब होता है, सॉल्यूशन अपन ने डाले हैं, कोई भी सॉल्यूशन ले लो, आयोनिक सॉल्यूशन, और उसमें प्लेटिनियम प्लेट्स लगाए, महंगा होता है प्लेटिनियम प्लेट्स, ठीक है। यहां तक समझ गए। अभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, हमने जो फॉर्मूला निकाला, क्या निकाला था, रेजिस्टिविटी क्या होता है, आर ए अपॉन एल होता है। सिंस कंडक्टिविटी क्या है, 1 अपॉन कंडक्टिविटी, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, तो 1 अपॉन आर ए अपॉन एल, एल ऊपर गया, सो दैट विल बी एल अपॉन आर ए। अभी ध्यान से समझना, 1 अपॉन आर को अलग ले लिया इनटू एल अपॉन ए। अभी ये जो एल अपॉन ए है ना, एल अपॉन ए इज सेल कांस्टेंट, इसके वजह से के का फॉर्मूला आ गया सेल कांस्टेंट अपॉन आर, क्योंकि सिंस एल अपॉन ए इज व्हाट, इट इज सेल कांस्टेंट। समझ में आया, एल अपॉन ए क्या होगा, विच इज आपका सेल कांस्टेंट होगा। क्लियर है इधर तक, परफेक्ट, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो ये चीजें ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करता है। कैथोड क्या करता है, जहां पे रिडक्शन होती है, जो अभी मैंने बताया एकदम स्टार्टिंग में। एनोड क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन करता है। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है। परफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन होता है आयोनिक कंपाउंड मॉल्टन स्टेट में, जैसे मैंने बोला अभी, मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था आपको इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। उसी बेसिस पे हमको इलेक्ट्रोलिसिस करना है ऑफ NaCl। देखो बहुत सिंपल है, 2 Na लिया, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा स्टूडेंट्स, वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इसके वजह से 2 Na हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा उसने, ठीक है। क्लोरीन क्या करेगा स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो देखो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, यहां पे गेन हो रहा है, यहां पे लूज हो रहा है। अभी देखो इसमें से इसको और इसको कट कर दो, तो क्या मिलेगा हमको, ओवरऑल रिएक्शन 2Na प्लस 2Cl, 2Na प्लस 2Cl माइनस प्लस गिव्स आउट 2Na प्लस Cl2, हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस हो गया भाई। इसमें क्या क्या रिजल्ट मिलेगा वो ध्यान में रखना बस। जब भी हम NaCl को मॉल्टन स्टेट में करेंगे तो हमको देखो पेल ग्रीन Cl2 गैस हमको मिलेगी एनोड पे। मैंने बोला ना एनोड पे जाएगा, क्यों, देखो ना, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव पे जाएगा, तो पॉजिटिव कौन होता है, एनोड। जो पॉजिटिव है वो किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, जो कौन होता है, कैथोड। तो उन्होंने क्या कहा, एनोड पे क्लोरीन गैस जाएगा, लेकिन कैसा जाएगा, पेल ग्रीन कलर का, ठीक है। सीईटी में क्वेश्चन आएगा ये। और जो भी सोडियम होगा वो तो व्हाइट कलर का होता है, तो सिल्वरी व्हाइट कलर का। परफेक्ट, इधर तक समझ में आ गया सबको, एकदम क्लियर, ठीक है। सेम स्टूडेंट्स आपको विच इज पानी के साथ भी करना है। देखो वापस एक बार कर रहा हूं, Na, अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Na, और यहां पे हो जाएगा Na। अभी क्लोरीन लिया, सपोज मैंने 2 क्लोरीन ले लिए, तो क्या हो जाएगा, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा। अभी ध्यान से समझना, अभी मैं हाइड्रोजन ले रहा हूं, वाटर ले रहा हूं, पानी ले रहा हूं, H2। हाइड्रोजन कितने बाहर निकलेंगे, 2 और 2 4 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। ऑक्सीजन कितने बाहर निकलेंगे, 2 ऑक्सीजन बाहर निकलेंगे। अभी पूरी रिएक्शन को वापस एक बार लिखते हैं हम, इस पूरे रिएक्शन को, तो बोलो क्या क्या मिलेगा। ओवरऑल रिएक्शन अगर मैंने लिखी तो 2Cl माइनस पहले प्लस 2H2O गिव्स आउट। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन तो कट हो जाएगा, 2H2। अभी ये H को देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये जो 4H है, 4H को मैं 2H2 भी लिख सकता हूं, क्योंकि 4 ही हाइड्रोजन है, तो 2H2 या फिर H2 लिख दिया, प्लस Cl2
प्लस एक बार लिख दिया OH माइनस या फिर 2OH माइनस। अभी देखो 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 हाइड्रोजन हो गए। तो इसका अर्थ यह है कि H2 गैस जो होगा वो लिबरेट होगा स्टूडेंट्स कैथोड पे, बस इतना ध्यान में रखना। जो क्लोरीन होगा वो जाएगा एनोड पे और Na प्लस आयंस, ठीक है, Na प्लस आयंस ये अनचेंज्ड रहेंगे, ये अनचेंज रहेंगे। देखो ना इधर कुछ हुआ ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है, अनचेंज रहेंगे। और नया कौन बनेगा? OH माइनस नया बनेगा। मतलब ये हमारे मेन रिएक्शंस है जिसमें Na को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा, बढ़ा कौन? 2OH माइनस और बाकी के ये चीजें। क्लियर हो गया? ठीक है। अभी स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला याद रखना, चार्ज इक्वल्स टू I अपॉन टी। अभी देखो कि ये चार्ज कैसे आया, फॉर्मूला कैसे आया, ध्यान से समझना। देखो करंट क्या होता है? करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो चार्ज निकालना है मेरे तो क्या आएगा? I इंटू टी। समझा? करंट को, चार्ज को अपन गिनते हैं कूलम अपॉन सेकेंड, और कूलम अपॉन सेकेंड होता है एम्पियर, याद रखने का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पास कितने होंगे उसमें से? 96,500। ये फैराडे का विच इज ये है, क्या बोलते हैं हम, यूनिट है फैराडे का, 96,500। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मोल रेशियो, ठीक है। ये फॉर्मूले से जो आपको लर्न करना है, ठीक है। अभी हम शुरुआत करेंगे विच इज गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल से, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स इस डायग्राम को अच्छे से समझ के लेना, ठीक है। ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें जो है वो सॉल्ट ब्रिज, ये एक प्रकार से इंपॉर्टेंट होगा, अच्छे से समझ के लेना। गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल जिसको हम बोलते हैं वो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर बीकर है, इसमें मैंने एक सोल्यूशन लिया है AgCl सिल्वर क्लोराइड, और एक सोल्यूशन है कैथोड बोल के लिया है, कैथोड के पर्टिकुलर जगह पे जिसको हमने बोला है CuSO4 कॉपर सल्फेट। अभी होगा क्या स्टूडेंट्स, इधर के आयंस मेरे को इधर भेजने, उधर के आयंस मेरे को इधर भेजने और हमको प्रोसेस करनी है। अभी देखो स्टूडेंट्स चीजें होने क्या वाली है। सबसे पहली चीज, इसके अंदर हमने एक लगाया है सॉल्ट ब्रिज, मतलब कि ये जो आपको जो दिख रहा है ना, दिस पर्टिकुलर पार्ट, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज करता क्या है? सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज में होता क्या है, ध्यान से समझना। सॉल्ट ब्रिज में होता है स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड होता है KCl सॉल्यूशन प्लस 5% होता है तुम्हारा अगर अगर जेल या फिर अगर अगर सॉल्ट। सबसे मेन चीज, ये करता क्या है? ये प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना यहां पे, इट प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, ये दोनों सॉल्यूशंस के बीच में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, मतलब AgCl और CuSO4 एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए, इसका ध्यान भी अगर अगर सॉल्यूशन रखता है या फिर सॉल्ट ब्रिज रखता है। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ द सॉल्यूशन बाय ट्रांसफर ऑफ आयंस, और ये क्या करता है? दोनों के दोनों सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रखता है। मतलब अगर इधर से 2 आयंस, लेफ्ट से 2 आयंस राइट में गए तो राइट से भी 2 आयंस लेफ्ट में आएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव का कंट्रोल एकदम अच्छे से रहता है, न्यूट्रलाइज्ड होता है। परफेक्ट इधर तक, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान देखना, सेल नोटेशन हम करेंगे। RHS जो होगा वो होगा कैथोड, मतलब ये वाला पार्ट पूरा होगा कैथोड। LHS जो होगा ये वाला पार्ट होगा पूरा एनोड। जो डबल वर्टिकल लाइंस है वो है सॉल्ट ब्रिज, ये वाला जो है दिस इज नथिंग बट दिस इज द सॉल्ट ब्रिज। सिंगल जो वर्टिकल लाइंस है टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन एंड द सॉल्यूशन लाइन, जो सिंगल आपको लाइन दिख रही है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अभी ध्यान से समझना, हमने Zn और Cu का एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। Zn 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो Zn प्लस आएगा, तो देखो वो एनोड पे लिख दिया है। कॉपर भी वैसा ही करेगा, कॉपर 2 लिया है, कॉपर कैथोड पे आ जाएगा। बीच में उन दोनों के बीच में कौन होगा? सॉल्ट ब्रिज। तो ऐसा समझो, एक साइड में है स्टूडेंट्स Zn, तो Zn 2 प्लस हो गया, फिर बीच में आया सॉल्ट ब्रिज, फिर Cu आया 2 प्लस और फिर आया Cu। परफेक्ट इधर तक। दिस पार्ट इज फॉर द एनोड, दिस पार्ट इज फॉर द कैथोड, और जो उनके बीच में जो आयंस के ट्रांसफर कर रहा है न्यूट्रल पर्टिकुलर प्रोसेस में, उसको हम बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्ट ब्रिज। परफेक्ट, ठीक है। अभी हम सेल के
रिएक्शंस देखेंगे कैथोड पे और एनोड पे। कैथोड पे क्या होगा स्टूडेंट्स, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स आउट Zn। सेम कॉपर पे क्या होगा, कॉपर गिव्स आउट Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे जाहिर से दिख रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो होगा हमारा कैथोड पे, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है दैट विल बी एनोड। अभी स्टूडेंट्स अगर मैंने इनके रिएक्शंस किए, मतलब क्या बोलते हैं हम, पूरे नेट सेल रिएक्शन अगर हम करें तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स और ये दो इलेक्ट्रॉन्स कट हो जाएंगे, तो बोलो क्या बचेगा, Zn2 प्लस यहां पे क्या आएगा, Cu गिव्स आउट Cu2 प्लस Zn। सो ये हो गया हमारा ओवरऑल पर्टिकुलर रिएक्शन। सेम अगर मैं रिएक्शन करूं हमारे पर्टिकुलर सिल्वर और मैग्नीशियम का, तो सेम रिएक्शन होगा। देखो 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स आउट 2Ag। सेम मैग्नीशियम गिव्स आउट Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गए तो बचेगा क्या, 2Ag प्लस Mg गिव्स आउट Mg2 प्लस 2Ag। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। इसको हम बोलते हैं हाफ सेल, मतलब ये जो कैथोड पे किया ये कैथोड का एक हाफ सेल हो गया, ये एनोड पे किया ये एनोड पे एक हाफ सेल हो गया। ठीक है, आपको ये बस डायग्राम निकालनी है। अगर आपको ये आया तो डायग्राम निकालनी है, ये एग्जाम्पल देने हैं सेल नोटेशन के, जो जो चीजें मैंने बोली है सेल नोटेशन पे, और आगे का सॉल्व करते जाना है। परफेक्ट बेटा, इधर तक क्लियर है? ठीक। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। देखो स्टूडेंट्स व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल। देखो दो टाइप के पोटेंशियल्स होते हैं, एक होता है हाइयर पोटेंशियल और एक होता है लोअर पोटेंशियल। अभी होगा क्या स्टूडेंट्स, अगर मैंने इलेक्ट्रोड इनके बीच में घुसेड़ दिया तो आएगा एक एनोड आएगा पोटेंशियल प्लस एक आएगा कैथोड का पोटेंशियल आएगा। तो अगर मेरे को पूरे के पूरे सेल का निकालना है, इस पे सीईटी पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत चिल्लर क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्या होगा, ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड प्लस ई एनोड। ये क्या हो जाएगा, ई कैथोड प्लस ई एनोड। किसको किसको समझा इधर तक, क्लियर है? परफेक्ट एकदम। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड भी हमने देखे, ध्यान से समझना, अगर हमने स्टैंडर्ड देखे तो माइनस कर देना, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल कैथोड माइनस ई नॉट सेल एनोड। दिस इज फॉर स्टैंडर्ड, दिस इज फॉर स्टैंडर्ड। अभी देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे रिमेंबर दिस में मैंने लिख के दिया है, while constructing galvanic cell from 2 electrodes, the electrode with higher potential is cathode। मतलब जब भी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल तो दो इलेक्ट्रोड्स में से जो हाइयर स्टैंडर्ड पोटेंशियल वाला होगा वो होगा कैथोड, और जो लोअर पोटेंशियल वाला होगा वो होगा एनोड। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में कैथोड पॉजिटिव एनोड नेगेटिव, समझ लो ध्यान से। The difference in electrical potential between anode and cathode is called cell voltage। और उन्हीं दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है, ये दोनों डिफरेंस माइनस, इसको हम कहेंगे वोल्टेज या फिर सेल का वोल्टेज। परफेक्ट, क्लियर एकदम अच्छे से। ठीक है, अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स नर्स्ट इक्वेशन पे। नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है सबसे पहले वो समझ के लो। नर्स्ट इक्वेशन मतलब स्टैंडर्ड, और क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट पे भी जो वैल्यूज हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो नर्स्ट इक्वेशन के वजह से हम सेल वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम नर्स्ट इक्वेशन। वापस एक बार बोल रहा हूं, नर्स्ट इक्वेशन मतलब देखो स्टूडेंट्स, जब भी हमको कोई भी सेल का वोल्टेज निकालना होता है तो एकदम स्टैंडर्ड वैल्यूज सबकी चाहिए, लेकिन अगर स्टैंडर्ड वैल्यूज अपने पास नहीं होगी बट स्टिल अपने को उसका सेल वोल्टेज निकालना है तो हम नर्स्ट इक्वेशन का वापर करते हैं। परफेक्ट, ठीक है। सपोज एक रिएक्शन है ए प्लस बी, दिस विल गिव्स आउट सी प्लस डी। ठीक है, ध्यान से समझना। अभी ई सेल ये इक्वल हो जाएगा
ई स्टैंडर्ड सेल माइनस आर टी, आर मतलब अपना यूनिवर्सल वाला, टी मतलब टेम्परेचर, एन मतलब मोल्स हो गया और एफ मतलब फैराडे 96,500। फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकेंड लॉ के मदद से थर्मोडायनेमिक्स में से अपन ने देखे थे। एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये तो सबको पता होगा, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी ध्यान से समझना, जैसे ही हमने स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली तो दैट विल बी ई नॉट सेल माइनस मतलब यहां पे ई सेल है माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, यहां पे हो जाएगा लॉग टू द बेस 10, वापस से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर लिया 298 केल्विन मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे लिया, तो ध्यान से समझना पूरे के पूरे वैल्यूज 2.303 आर टी अपॉन एन, अगर मैंने टी का 298 ले लिया तो ये डायरेक्टली वैल्यू हो जाएगा 0.0592, तो इसके जगह पे मैं डायरेक्टली ये वैल्यू लिख दूंगा। सो मेरा लास्ट इक्वेशन बनेगा ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस इसके जगह पे ये 0.0592 अपॉन एन, ठीक है, अपॉन एन लॉग टू द बेस 10, वापस प्रोडक्ट अपॉन व्हाट, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम बोलेंगे विच इज पूरा के पूरा नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है। यहां पे ध्यान में रखना, ये वाला वैल्यू ध्यान में रखना, ठीक है, ये वाला वैल्यू ध्यान में रखना, ये वाला वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एन यहाँ पे एफ आएगा स्टूडेंट, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे एन, परफेक्ट। सो 2.303 आर टी अपॉन एफ जो होगा उसका वैल्यू होगा 0.0592, तो एन वैसे कि वैसा रह गया इधर, वो मैंने इधर डाल दिया, एंड दिस विल बी नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सभी को आई होप समझ गया होगा, एंड द लास्ट विल बी, आपको लास्ट वैल्यू अगर आपने पूरे कांस्टेंट ले लिए तो दैट विल बी 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 अपॉन कंडक्टिविटी, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगी। परफेक्ट है इधर तक इक्विलिब्रियम स्टेट में। ओके, अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स। रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स मतलब कि यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख के दिया, ध्यान से समझना। A reference electrode is defined as an electrode whose potential is taken as a zero or exactly known। मतलब देखो, अभी जब भी हम वजन काटा करने जाते हैं तो क्या होता है, एक वजन काटा पे मतलब दो जो ऐसे वजन काटे जो होते हैं, ठीक है, तो एक वजन काटे पे हम 500 ग्राम कुछ तो भी रखते हैं, फिर यहाँ पे जो भी हमारा सामान होता है वो भी देखते हैं, जब ये दोनों इक्वल हो गए तो समझ जाता है ये भी 500 ग्राम है, बरोबर क्या नहीं, वजन काटा जो होता है। तो ये जो 500 ग्राम है ना, ये जो 500 ग्राम है इसको हम बोलते हैं रेफरेंस, मतलब उसके रेफरेंस में मैंने इसको गिना, तो उसी वजह से इसको हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसका पोटेंशियल हमको पहले से मालूम है या फिर जिसका पोटेंशियल 0 है, ठीक है। उसी का एक एग्जांपल है शी, SHE। वैसे ये पेपर में आपके बोर्ड्स के पेपर में आएगा तो फेसबुक में से अच्छे से कर लेना, बस मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे H+ है, H2 है, मतलब ये हाइड्रोजन है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हम कहते हैं। हाइड्रोजन के बारे में चीजें चल रही है, देखो हाइड्रोजन के बारे में चीजें कैसे चल रही है, रिएक्शन करके बताता हूं। H+ है, ठीक है, H2 है, और यहाँ पे प्लेटिनियम जो है कैटलिस्ट है। 2 हाइड्रोजन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो क्या बना, H2 बना, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है। अभी जब भी H2 आएगा तो उसका जो सेल पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट का होगा। तो इसीलिए हमने SHE को स्टैंडर्ड
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोला है, इसका जो भी वर्किंग और ध्यान से समझना, इसका जो भी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन होगा दैट यू हैव टू डू फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, सीधा सीधा लर्न कर लेना है, सिंपल सा टॉपिक है बहुत, ठीक है। ओके अभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, यहाँ पे टाइप ऑफ गैल्वानिक सेल्स हम देखेंगे, ठीक है। गैल्वानिक सेल्स के हम कुछ टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले आएंगे प्राइमरी। गैल्वानिक सेल को वोल्टेक सेल भी हम कहते हैं। प्राइमरी जो होते हैं स्टूडेंट्स, प्राइमरी गैल्वानिक सेल जो होते हैं वो रिचार्ज हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी हम रिचार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी वर्क ओनली टिल केमिकल इज प्रेजेंट इन इट, मतलब कि केमिकल जब तक होगा तब तक ही काम करेगा प्राइमरी वाला। सेकेंडरी जो होगा कैन बी रिचार्ज बाय रिवर्सिबल फ्लो ऑफ करंट, मतलब रिवर्सिबल अगर करंट फ्लो किया तो हमने वापस से वो क्या हो जाएगा सेकेंडरी में, मतलब कि वापस से फ्लो होने लगेगा और वो काम करेगा। लेकिन प्राइमरी ना ही रिचार्ज कर सकते हैं, ना ही विच इज हम उसके अंदर का केमिकल एक बार खत्म हो गया तो नहीं कर सकते। मेरे को बोलो इन्वर्टर में हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी इस्तेमाल करते हैं सेकेंडरी, कमेंट्स में बताओ भाई। ओके उसका ड्राई सेल वन ऑफ द मोस्ट चिंदी, ठीक है। इसका मैं तो डायरेक्ट डायग्राम आप देख लेना, इसका बस स्टूडेंट्स रिएक्शन ध्यान में रखना, ठीक है। 2NH4 ये हाफ सेल रिएक्शन करके देता रहा हूं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो जाएगा 2NH3 प्लस H2, ठीक है। देखो हाइड्रोजन कितने थे 8, 2 और ये 4 कितने 8, यहाँ पे कितने हैं 6 और यहाँ पे 2, तो 8 हो गए। यहाँ पे देखो अभी 2MnO2 प्लस H2 gives out Mn2O3, ठीक है। Mn2O3 प्लस कितना वाटर, 1 वाटर, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को अच्छे से समझ के लेना, इस रिएक्शन को अच्छे से समझ के लेना। क्या क्या कटेगा देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कटेगा, तो लास्ट रिएक्शन क्या मिलेगी हमको 2NH4 प्लस 2MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स आउट क्या मिला है 2NH3 प्लस Mn2O2, ठीक है। Mn2O2 प्लस 1 H2O, ठीक है। बैलेंस होगी क्या देख लो, समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया इधर तक। नेट सेल रिएक्शन हमारा पूरा की पूरा जो भी नेट सेल रिएक्शन है, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। परफेक्ट, देख लो एक बार अच्छे से। तो आई होप यहां तक एकदम क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना, ये नेट सेल रिएक्शन आपको लर्न करनी पड़ेगी। सेम स्टूडेंट्स सभी के वही रिएक्शंस है, ठीक है, सभी के वही रिएक्शंस है। आपको बस यहाँ पे रिएक्शंस में ध्यान देना है कि कौन से रिएक्शंस कहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे देखो लीड स्टोरेज बैटरी में लीड आएगा, ठीक है। SHE में हाइड्रोजन आया, इसमें क्या आया ड्राई सेल में अमोनियम आया, और एट द सेम में मैग्नीज ऑक्साइड आया। तो वैसे वाले जो भी रिएक्शंस होते हैं ये आपको लर्न करके रखते हैं, ठीक है। रिचार्जेबल प्रोसेस, देखो यहाँ पे रिचार्जेबल प्रोसेस लीड में, यहाँ पे निकेल कैडमियम, निकेड बोलते हैं हम इसको, ठीक है। निकेड का बता दे रहा हूं, ध्यान से समझना। एनोड कैडमियम, कैथोड निकेल कोटेड विथ NiO2। रिडक्शन कैसा होगा ध्यान में रख लेना। ऑक्सीडेशन CD+2OH। ये वाले ज्यादा चीजें नहीं आएंगे स्टूडेंट, इसका टेंशन लो मत। जो मैंने आगे पढ़ाया है वो वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। मर्क्यूरी बैटरी एनोड पे पेस्ट ऑफ Hg एंड कार्बन, ये बस ध्यान में रखना। निकेड में क्या हो रहा है, मर्क्यूरी बैटरी में क्या हो रहा है, निकेड में एनोड पे कैडमियम है, कैथोड पे निकेल कोटेड विथ NiO2 है, निकेल ऑक्साइड। मर्क्यूरी बैटरी पे एनोड पे पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड कार्बन है, और कैथोड पे जिंक और एनोड है, ठीक है। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स विच इज फ्यूल सेल्स, ठीक है। अभी फ्यूल सेल के भी रिएक्शन देख लेना, इसके ड्रॉबैक्स याद रखना बस। फ्यूल सेल का ड्रॉबैक क्या है, जो भी H2 गैस इसके अंदर से निकलता है ये हैजार्डस है टू हैंडल एंड कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग H2 इज हाई। डाई हाइड्रोजन बनाना बहुत ज्यादा हाई है, पैसा ज्यादा लगेगा, और हैजार्डस है हैंडल करने के लिए। एडवांटेजेस क्या क्या है फ्यूल सेल के, द रिएक्टेंट सब्सटेंसेस आर कंटिन्यूअसली सप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड्स।
जो भी सब्सटेंसेस बन रहे हैं वो कंटिन्यूअसली सप्लाइड हो रहे हैं इलेक्ट्रोड्स को। अनलाइक कन्वेंशनल, जो कन्वेंशनल फ्यूल सेल्स होते हैं वो वापस वापस कंजम्पशन नहीं कर सकते हम। वो क्या हो जाता है, एक बार केमिकल उसके अंदर का खत्म हो गया तो हो गया, जैसे मैंने अभी प्राइमरी वाला बताया था। ये नॉन पोल्यूटिंग है, एज द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट इज वाटर, क्योंकि पानी की मदद से कर रहे हैं। फ्यूल सेल्स प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी विद एन एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 70%। कितना इलेक्ट्रिसिटी बचाता है? 70%, which is twice large when compared to the efficiency of thermal power plants. Thermal power plants पर 40% है, फ्यूल सेल 70% है। एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज करते हैं? फ्यूल सेल आर यूज एक्सपेरिमेंटली ऑन द बेसिस इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में एक्सपेरिमेंटली हम यूज करते हैं। फ्यूल सेल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोग्राम्स के लिए भी, हम स्पेस प्रोग्राम में भी हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करने के लिए। In spacecraft, the fuel cell is operated at such a high temperature that water evaporates at the same rate as it is formed. स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल सेल को ऑपरेट इतने हाई टेम्परेचर पे किया जाता है कि उसके अंदर का जो भी वाटर जो भी बन रहा है वो इवेपोरेट हो जाता है सेम लेवल पे। एट द सेम वे द वेपर इज कंडेंस, फिर बाद में वेपर कंडेंस हो जाता है, वापस प्योर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और एस्ट्रोनॉट उससे पानी पी सकते हैं फ्यूल सेल के मदद से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, सीईटी में आएगा। फ्यूचर में फ्यूल सेल्स कैन पॉसिबली बी एक्सप्लोर्ड एज पावर जनरेटर्स। पावर जनरेटर्स बोल के भी हम फ्यूल सेल्स को पकड़े जाएंगे हॉस्पिटल्स में, होटल्स में और होम्स में। स्टेटमेंट क्या होंगे ध्यान से समझना। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग जो भी होगी वो आपको पूरे के पूरे टेक्स्ट बुक में से करने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखना स्टूडेंट्स कि एनोड पे कितना होगा, कैथोड पे कितना होगा। देखो कैथोड माइनस एनोड किया 0.4 वोल्ट माइनस 0.83 वोल्ट, तो ये हमने कर दिया, ठीक है। सीईटी के टाइम पे बहुत डिटेल में लेक्चर्स होंगे तो उसका टेंशन लो मत, लेकिन अभी वन शॉट लेक्चर्स है तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ा रहा हूं आपको डिटेल में। बाकी की चीजें जो मैंने नहीं पढ़ाए है या फिर छोड़ दिए वो बोर्ड्स के हिसाब से काम के नहीं है, सीईटी के टाइम पे और डिटेल में लेक्चर्स आ जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स दिस वन शॉट वीडियो इज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। जो जो इंपॉर्टेंट मैंने चीजें बोली है और इसके जो भी पीडीएफ के लिंक्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जाके देख लेना। मिलते स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो, मचाते रहो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तब तक 4th लेसन देख के जाओ, क्लिक करो, बाय।